Assalamualaikum class. My name is Rabia and I hope so कि आप लोगों ने कल का लेक्चर जो होगा वो सुन लिया होगा और कुछ ना कुछ आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम अपना पहला टॉपिक जो है वो पढ़ने लगे हैं, सेलुलर फाउंडेशन। जितना कवर हो सका हम कोशिश करें। इसमें हमने पढ़ना है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन वगैरह देख लेंगे। अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब तक जो हैं वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इन द यूनिवर्स, ठीक है। दे ऑल आर यूनाइटेड and diversified with a single unit at a same time that is named as the cell। यानी एक सेल की बेस पे हमारा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका बेसिक यूनिट भी वही है और उसी यूनिट में डिफरेंस की वजह से देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। या इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही सेल, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उस सेल की कंपोजिशन या उस सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत वैरायटी आई हुई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक होता है। इसका जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं यूकैरियोटिक सेल के और प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है। अब वो क्या है कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है वो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। यानी वो न्यूक्लियस के बगैर होते हैं और आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें लीनियर डीएनए होता है। ज़्यादा प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती और यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स वगैरह हो गए, ठीक है, क्रोमेटिड्स वगैरह हो गए, क्रोमोसोम्स वगैरह हो गए इन केस ऑफ प्लांट्स। और अगर हम बात करें कि उनके पास क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हर जो सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हर सेल में होगी, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर्स नहीं होंगे उसकी मेम्ब्रेन में लगे हुए, जबकि यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे। राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट होगा, उसमें यूकैरियोट्स में लार्जर यूनिट होगा। साइटोस्केलेटन नहीं होंगे प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में होंगे। सेल साइज डिफरेंस जो होगा वो आएगा। प्लाज्मिड्स का डिफरेंस आता है कि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम के अलावा भी डीएनए होता है, प्लाज्मिड जिसको हम बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो यूकैरियोट्स में नहीं होता, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को जो है वो कहते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट है और हम उसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब हम सिंपल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि जो सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि सिंगल सेल पे होगा, उसकी सारी पूरा ऑर्गेनिज्म जो होगा सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहा होगा। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक देखा जाएगा उसको। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे जो कि हर चीज़ में मतलब अपनी साइज़ में, शेप में, फंक्शन में और अपनी लोकेशन में जो होंगे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे पास इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ सारा मस्कुलेचर जो है, ये सारा जो भी सॉफ्ट टिश्यू है वो, और हमारा लीवर का
ठीक है, और फॉर एग्जांपल बोन का, तो ये सारे के सारे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स हमें जो है वो नज़र आ रही है। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस हमारे पास सेल्स जो हैं उनका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बायोकेमिकल लेवल पे। वो कौन कौन सी है हम ये देखेंगे कि हमारे पास हर किस्म का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है वो हम देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, मोस्टली आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो कि आपकी सारे सेल को बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है, एक लिमिट दे रही है, ठीक है, और उसके मार्जिन्स बना रही है। उसके अलावा वो किससे मिलके बनी हुई होती है, कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है, लिपिड या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई होती है। और उन दोनों लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी किस्म की कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। दे आर बॉन्डेड या बाइंडेड विद द वेरी वीक बॉन्ड, ठीक है। और इस वीक बॉन्ड के रीज़न ये है कि हमारा ये जो बाउंड्री है, इसने सेल ने अपना साइज़ या शेप चेंज करनी हो तो उसको ईज़िली मतलब ईज़िली वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकेगा। इस वजह से वो जो आपकी जो भी बाउंड्री मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंटली नहीं होगी। उसके अलावा फिर ये हमारे पास क्या करेगा, एक बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि जी हमारे पास क्या होता है कि ये आपकी जो है मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी हर चीज़ को अंदर नहीं आने देगी। वेरी स्पेसिफिक होती है, वेरी सिलेक्टिव मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक बैरियर के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। और उसके अलावा हाइड्रोफोबिक बैरियर का मतलब है कि वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस जो होंगे वो बहुत मुश्किल से जो है वो पास कर सकेंगे, लेकिन जो लिपिड सोल्युबल होंगे वो इजीली पास कर सकेंगे। मेम्ब्रेन इज अ बैरियर टू फ्री पैसेज टू द इनऑर्गेनिक आयंस मोस्ट ऑफ अदर चार्ज्ड एंड पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। इसके लिए ये फ्री बैरियर है इनऑर्गेनिक के लिए, और मोस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फिर चार्ज पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा। ये आप फिजियो में पढ़ आए होंगे पिछले सेमेस्टर में कि हमारे पास मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को कौन कौन से फैक्टर्स और कौन सी चीज़ जो है वो इजीली मूव कर सकती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास होती हैं कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करना होता है, बाकायदा मूवमेंट करानी होती है ऑफ द सब्सटेंस या ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स को इनटू द सेल। और इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल करें तो नर्व सेल इसमें इसकी एग्जांपल आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिएक्शन पाथवे। इसकी मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसकी डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा सारा एंजाइमेटिक वो पड़ा हुआ है, एंजाइमेटिक बॉक्स जो भी पड़ा हुआ है, वो सारा क्या कर रहा है, आपके क्रेब्स साइकिल को पूरा करने में जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। दिस इज द सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर जो कॉमन चीज़ें पाई जाएंगी हर सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, जितना मर्जी उस सेल में जो है वो डिफरेंस हो या जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो, ये चीज़ें कॉमन होंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिर कुछ फीचर्स बता दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब जेनेटिक मटेरियल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा अब इसी हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो न्यूक्लियाइड होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और उसी को हम न्यूक्लियस बोल देंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो कि ये पूरा आपका एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर आपकी जो कि पूरा बाउंडेड है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो है बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि हमारे पास इंटायर स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल, अलाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास ये सेल की जो बाउंड्री है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, वो हेल्प करती है सेल को टू चेंज इन साइज एंड द शेप। नो कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं बता रही हूँ। एज अ सेल ग्रोज, न्यूली मेड लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इंसर्टेड इनटू द
इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर कोई सेल डिवीजन हुई है तो सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो पुराना पेरेंट सेल था उसी की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आगे दी जाएगी या उसकी इंटीग्रिटी को किसी तरह से फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसकी हर चीज़ डबल हो रही है, ठीक है। और जब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो जो नया सेल बनेंगे, जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगे नए, वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे टू द पेरेंट सेल। यानी जो चीज़ पेरेंट सेल में थी वही यहाँ पे भी रहेगी और आपके पेरेंट सेल से ही वो चीज़ नहीं उठाई गई कि अब पेरेंट सेल में जो है वो लैक हो गया वहाँ उस चीज़ का और डॉटर सेल में जो है वो भेजी गई है, ठीक है। यानी पूरी एक आइडेंटिकल कॉपी बनेगी, जैसा पेरेंट सेल था वैसा ही डॉटर सेल बनेगा। तो न्यू सेल्स जब ग्रो करेंगे तो नए लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उसमें ऐड होते रहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और डिवीजन के दौरान देयर इज नो चेंज इन द पेरेंट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल वॉल्यूम यानी साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारे पास जो कि बाउंडेड है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन है कि इंटरनल वॉल्यूम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं या फ्लोट की हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वैरायटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब इस एक्वस सॉल्यूशन जो है ये हाईली कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अच्छा जी, आगे बात के साइटोसोल जो है वो हमारे पास क्या है, हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल के अगर हम बात कर रहे हैं कि कंटेनिंग द एंजाइम्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये वो हैं जिन्होंने एनकोड करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि द कंपोनेंट्स फ्रॉम विच दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर असेंबल्ड, ये सारे छोटे यूनिट जिससे ये दोनों बड़े यूनिट मिले हैं एंजाइम और आरएनए, वो पड़े में होंगे। हंड्रेड्स ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द मेटाबोलाइट्स, हमारे पास मेटाबोलाइट्स पड़े में होंगे। इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेटिक्स एंड डिग्रेडेटिव पाथवे, जो भी उसको बायोसिंथेटिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जितने बीच में इंटरमीडिएट कोई सब एंजाइम चाहिए या इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है वो इस टाइम साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोसोल के अंदर पड़ा हुआ होगा। कोएंजाइम्स होंगे। कोएंजाइम्स अब हमारे पास क्या हैं कि हमारे पास सेल की एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है। जब तक कोएंजाइम नहीं होगा, एंजाइम जो होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये एंजाइम अपनी वर्किंग नहीं कर सकेगा। इनऑर्गेनिक एंजाइम्स एंड द राइबोसोम्स, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो यानी साइटोसोल के अंदर सेल का जितना भी मटेरियल है वो पड़ा होगा। सपोज करें इट इज़ द स्टोर रूम ऑफ द हाउस सेल, ठीक है। जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होंगी। सेल का जितना भी स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। एंजाइम पड़े हैं, आरएनए पड़े हैं, मेटाबोलाइट्स पड़े हैं, आपके रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। All the cells have either a nucleus or a nucleide, ठीक है, in which genome is stored and replicated। ये भी हमने पढ़ा कि हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, क्रोमोसोम, ठीक है, ये सारी किसमें मतलब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें हम क्या बोल देंगे, उसको न्यूक्लियाइड बोल देंगे। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसको हम न्यूक्लियस बोल देंगे क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर एनकेस है पड़ा हुआ है वहाँ पे। न्यूक्लियाइड इज नॉट सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। यानी न्यूक्लियाइड के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। द न्यूक्लियस इन द हायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल इनक्लोज्ड विद इन द डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वो क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितना भी जेनेटिक मटीरियल है वो आपका इस डबल मेम्ब्रेनस बाउंड्री के अंदर पैक्ड है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस मैंने शुरू में ही बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन्स ऑफ द लाइफ। अच्छा, इसको पहले मैं सिंपलेस्ट वे में जितना मुझे समझ आया मैं उतना आपको बता देती हूँ कि ये क्या है और किस तरह से है। फिर ये थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग लिखी हुई है, फिर हम इसको पढ़ लेंगे। हमारे पास बेसिकली जो है ना वो 3 मेजर डोमेन्स हैं जिसमें आने वाली
जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इसी डोमेन में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका आर्कीबैक्टीरिया का जो भी जो था ना एंसेस्टर था, कोई अननोन है, उसको हमने ल्यूका कहते हैं, जिसका हमें पीछे से कुछ ना पता हुआ। ठीक है, इससे जो ऑर्गेनिज्म निकले उसको हमने आर्कीबैक्टीरिया कह दिया। अब कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि ये दोनों अलग अलग हैं, आर्की को अलग रखा हुआ है और बैक्टीरिया को अलग रखा हुआ है, लेकिन कुछ कहते हैं कि जनाब ये एक ही मतलब क्लास में आना चाहिए। इनको हमने हैबिटेट की बेस पे जो है डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। इनका एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे दो मेजर ब्रांचेस निकली थी, एक यू बैक्टीरिया निकले थे और दूसरे यूकैरियोट्स निकले थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, अब ये हमारे पास 3 मेजर क्लासेस आ गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनमें से यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जबकि आपका दूसरा यूकैरिया है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक मतलब उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल रखते होंगे वो उस क्लास में आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब कुछ डिफरेंसेस हैं बायोकेमिकल लेवल पे बिटवीन दीज 3 डोमेन्स। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, आर्किया भी प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरिया जो है क्लास या डोमेन वो यूकैरियोट्स रखती है सारे के सारे। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे कंसिस्ट करती है। यूकैरिया जो है वो सिंगल सेलुलर कंसिस्ट भी करती है और मल्टी सेलुलर भी करती है। सिंगल सेलुलर में हमारे पास इसकी एग्जांपल है पैरासाइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी वो ऑलवेज बनी हुई होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, जबकि आर्किया की सेल वॉल जो होगी वो नहीं बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन। देयर इज नो पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल ऑफ द आर्किया। और अगर हम बात करें यूकैरिया की तो वहां पे भी उन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो बात यह है कि यूकैरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन अगर इन केस होती है देयर इज नो पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। ठीक है, तो हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यूकैरिया में देखते हैं तो प्लांट सेल आता है उसमें, तो प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। आई होप यहाँ तक अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आर्कीबैक्टीरिया आया, उसके अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये भी हम पढ़ेंगे कि वो किस किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस बेस पे हमने उसको क्या कहते हैं क्लासीफाई किया हुआ है। अब इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे 2 ब्रांचेस निकली, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब यू बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हमारे पास वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आए हुए हैं। ठीक है, सियानो बैक्टीरिया है, पर्पल बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इनका भी डिफरेंस हम अभी आगे पढ़ लेंगे। जबकि यूकैरिया के अंदर हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स आए हुए हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई किंगडम फंजाई है, फ्लैजेला है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है। अब हम इसको पढ़ते हैं। All the living organisms fall into one of the 3 large groups that define 3 branches of evolution from the common progenitor. इन तीनों ब्रांचेस का कोई सा भी कॉमन प्रोजेनिटर था। ठीक है, उससे ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी कॉमन प्रोजेनिटर से इवॉल्व हुए हैं, उससे 3 ब्रांचेस निकली हैं और फिर वो 3 ब्रांचेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जो कि मैंने भी बताया, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। 2 large groups of the prokaryotes can be distinguished on the basis of biochemical grounds, यानी आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल्स हैं उनको हमने 2 मेजर ग्रुप्स में रखा हुआ है, एक आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया inhabitates the soils, surface water and tissues of other living organisms or decaying organisms। जो यूबैक्टीरिया है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं, सॉइल, सरफेस वाटर, टिश्यूज एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये जो है रिसेंटली जो है वो डिस्कवर हुए हैं और ज़्यादा कैरेक्टराइज्ड बायोकेमिकली इंफॉर्मेशन नहीं है। इनका जो इनहेबिटेट है वो क्या है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है,
यानी नॉर्मल एनवायरनमेंट से हट के भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. सॉल्ट लेक्स में दे कैन सर्वाइव, हॉट स्प्रिंग्स, हाईली एसिडिक बॉग्स, ओशन डेप्थ्स, ऑल दीज आर द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो आपका ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये इन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है. अगला क्या है कि अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट दैट आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया डाइवर्ज अर्ली इन एवोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूट्स टू सेपरेट डोमेन्स समटाइम्स कॉल्ड आर्की एंड बैक्टीरिया. ठीक है, अभी हमने एक ही में रखे हुए थे दोनों आर्कीबैक्टीरिया को, तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक एविडेंस है कि हमारे पास ये दोनों अर्ली एवोल्यूशन में जो है वो डाइवर्ज हो गए थे और इनको अलग डोमेन में रखा था, तो इस वजह से हम आर्की अलग, बैक्टीरिया अलग. ये अभी मैंने डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम द सेम ब्रांच दैट गिव्स give rise to archaea. Archaebacteria are therefore more closely related to eukaryotes than the eubacteria. यानी जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ब्रांच के अंदर आए हुए हैं वो सब क्लोजली रिलेट करते हैं विद द आर्किया और आर्कीबैक्टीरिया. आप जिस भी डिवीजन से उसको जाएं उनको मोस्टली उससे रिलेट करते हैं. ठीक है, और हमारे पास क्या है, यू बैक्टीरिया से कम उनकी रिजेम्बलेंस है, जबकि हमारे पास क्या है, मतलब ये कि हमारे पास जितने भी ये यूकैरियोट क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं उनकी जो मैक्सिमम रिजेम्बलेंस है वो आर्किया या आर्कीबैक्टीरिया के साथ है. यू बैक्टीरिया के साथ उनकी डिफरेंसेस जाता है. Within the domains of archaea and bacteria are subgroups distinguished by the habitats in which they live. ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे पास ये 3 क्लासेस थी जो कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो सरवाइव कर रही थी. जैसे कि हमारे पास था मेथेनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में रहती हैं, जहाँ पे आपकी वो होती हैं मीथेन गैस होती है. थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स में. ठीक हो गया. और एक्सट्रीम हेलोफाइल्स जो हैं इसका मतलब सॉल्टी एरियाज में. यानी हमने अभी पीछे एग्जांपल में भी यही पढ़ा था कि ओशन की जो है वो डेप्थ में रहते हैं, हमारे पास एसिडिक बॉग्स में रहते हैं. तो दीज आर द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस. एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. तो हमने उसको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया था. एक हमारा है मैथोजेंस, दूसरा हमारा है थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स वाले सॉल्टी हैं, सबसे इधर वाले सॉल्टी हैं, ये मार्शी एरिया वाले हैं, और ये हमारे पास क्या है, हॉट स्प्रिंग्स वाले, थर्मो वाले, हॉट स्प्रिंग्स वाले. अच्छा जी, उसके बाद विद इन द डोमेन्स. अच्छा जी, हैबिटेट फिर हम एरोबिक और एनारोबिक उसकी बेस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं. एनारोबिक हैबिटेट वाले क्या होंगे, उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम फ्यूल मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन होगा. जैसे ह्यूमंस में है, एरोबिक रेस्पिरेशन में है कि हमारे पास जो भी फ्यूल मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज जो हमारा फ्यूल मॉलिक्यूल है उस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम ग्लूकोज टू ऑक्सीजन, और ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा. जबकि अदर एनवायरनमेंट एनारोबिक एनवायरनमेंट है, उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. उसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अडॉप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट ऑब्टेन एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे फ्यूल मॉलिक्यूल ने अपना जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसको देना है, टू द ऑक्सीजन. जबकि एनारोबिक वालों में उन्होंने किसको देना है, टू द नाइट्रेट और सल्फेट. उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इवॉल्व्ड इन एनारोबिक एनवायरनमेंट आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी दे डाई व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन. उनमें ऑक्सीजन के बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर दे आर हाईली सेंसिटिव टू द एक्सपोजर ऑफ द ऑक्सीजन. अगला हमारा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम सारी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं.
ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी सोर्स, ठीक है, कि वो अपनी एनर्जी जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, तो हम उनको फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। फोटोट्रॉफ्स वो होंगे जो अपनी एनर्जी जो होगी वो कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, जबकि कीमोट्रॉफ्स जो होंगे वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, केमिकल्स से लेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फोटोट्रॉफ्स एनर्जी लेंगे फ्रॉम द लाइट, एनर्जी फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड्स। फोटोट्रॉफ्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, दैट वन इज ऑटोट्रॉफ्स और अदर इज हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होंगे जो अपनी सारी की सारी कार्बन जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेंगे, जबकि हेटरोट्रॉफ्स वो होंगे जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, ठीक है। तो टोटली मतलब डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल हमारे पास फोटोट्रॉफ जो है वो किसकी है, सियानोबैक्टीरिया या फिर प्लांट्स, जबकि हेटरोट्रॉफ्स की क्या है, पर्पल बैक्टीरिया या फिर ग्रीन बैक्टीरिया। अब हम चलते हैं कीमोट्रॉफ्स जो कि अपने सोर्स ऑफ एनर्जी ही फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फर्दर डिवीजन जो है वो हेटरोट्रॉफ्स है। कीमोट्रॉफ्स जो होंगे वो हेटरोट्रॉफ्स होंगे, उन्होंने अपना कार्बन कहाँ से लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेना है। ये अब 2 तरह के होते हैं, लिथोट्रॉफ्स और ऑर्गेनोट्रॉफ्स। लिथोट्रॉफ जो होंगे वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया। जबकि ऑर्गेनोट्रॉफ्स कौन से होंगे, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। बेसिक डिवीजन क्या थी, फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स के अपनी एनर्जी जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, सनलाइट से ले रहे हैं या केमिकल्स से ले रहे हैं। अगर सन वाले ले रहे हैं तो सन वाले 2 थे, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होंगे जो सारी की सारी अपनी कार्बन का सोर्स जो है वो कहाँ से पूरा कर रहे हैं, सनलाइट से, जबकि हेटरोट्रॉफ्स जो है वो कहाँ से कर रहे हैं, ऑर्गेनिक से। इसी तरह से कीमोट्रॉफ्स में भी हमारे पास हेटरोट्रॉफ आते हैं, लेकिन उनके अंदर फर्दर 2 आ जाते हैं, 2 क्लासेस आ जाती हैं। एक को हम लिथोट्रॉफ्स बोलेंगे और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोट्रॉफ्स। लिथोट्रॉफ जो होंगे वो अपनी एनर्जी कहाँ से पूरी करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जबकि ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहाँ से करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्लासिफिकेशन हमने की अकॉर्डिंग टू हाउ दे ऑब्टेन एनर्जी एंड कार्बन फॉर देयर सेलुलर मटेरियल। 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले फोटोट्रॉफ्स है जो कि ट्रैप करते हैं एंड यूज करते हैं सनलाइट को, और दूसरी हमारे पास मेजर क्लास है कीमोट्रॉफ्स की जो कि अपनी एनर्जी जो है वो लेते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। ओके जी, all the chemotrophs require a source of organic nutrient. For example, they cannot fix carbon dioxide into organic compound. ये मैंने भी बताया था कि हमारे पास ये जो हेटरोट्रॉफ्स हैं ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं कार्बन के लिए ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोट्रॉफ्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू दोज दैट कैन ऑब्टेन ऑल द नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, ठीक है, यानी ऑल नीडेड कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोट्रॉफ्स आ जाएंगे, और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, और वो सारे जो ऑर्गेनिक पे डिपेंड करेंगे। कार्बन दोनों को चाहिए, दोनों ग्रुप्स को चाहिए। एक कार्बन का सोर्स जो है वो कहाँ से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और दूसरा जो है वो कहाँ से ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फ्रॉम द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। नो कीमोट्रॉफ्स कैन गेट इट्स कार्बन एटम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी कीमोट्रॉफ ऐसा नहीं है जो कि क्या नहीं करेगा, अपना कार्बन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने 2 अभी तक क्लासेस पढ़ी हैं, एक फोटोट्रॉफ्स पढ़े हैं और दूसरा हमने कौन से पढ़े हैं, कीमोट्रॉफ्स पढ़े हैं। फोटोट्रॉफ्स में हमने कहा कि हमारे पास वो क्या करेंगे, अपनी जो एनर्जी है क्या करेंगे, सनलाइट से लेंगे, जबकि कीमोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी केमिकल्स से लेंगे। एनर्जी सनलाइट से वो नहीं अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते। इसके एग्जांपल ह्यूमन। तो फिर हमारे पास कीमोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिक्वायर अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यानी दे आर नॉट एबल टू फिक्स द एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड टू यूज। उसके बाद फोटोट्रॉफ्स के अंदर हमारे पास फर्दर 2 क्लासेस आ गई थी, एक ऑटोट्रॉफ्स थे और दूसरा हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स थे।
ऑटोट्रॉफ्स जो है अपना कार्बन सोर्स ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि हेटरोट्रॉफ्स जो है वो अपना कार्बन सोर्स ले रहे हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है बट द कीमोट्रॉफ्स में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया, लिथोट्रॉफ्स एंड द ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ये वो हैं जो अपनी सनलाइट को यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, पहले ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड किए हैं। तो फिर इनमें दो जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, लिथोट्रॉफ्स और ऑर्गेनोट्रॉफ्स। लिथोट्रॉफ जो है वो क्या करेंगे, अपना फ्यूल जो है वो यूज करेंगे, दे ऑक्सीडाइज आर फ्यूल्स दे ऑक्सीडाइज आर इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो उनका ऑक्सीडाइजिंग फ्यूल है वो है, जबकि ऑर्गेनोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक है। मेजर डिफरेंस यही है, लिथो वाले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनो वाले ऑर्गेनिक। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम सियानोबैक्टीरिया की बात करें जो अभी हमने देखा था, सियानोबैक्टीरिया जो है वो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, फोटो लाइट से करेंगे, लिथो इनऑर्गेनिक सोर्स से, ऑटोट्रॉफ्स खुद प्रिपेयर करेंगे। दे यूज द सनलाइट एज एनर्जी सोर्स एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोमॉलिक्यूल्स। E. coli are the chemoorganoheterotrophs. It requires the organic compounds from its environment as a fuel and as a source of carbon. और अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन भी जो है वो कीमोऑर्गेनोहेटेरोट्रॉफ्स है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल सेल, शो द सर्टेन कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स बट ऑल्सो शो द ग्रुप स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या है, एक कॉमन उनका स्ट्रक्चरल फीचर है, लेकिन फिर भी हर ग्रुप की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उस ग्रुप से रिलेट करती है। E. coli जो है वो हमारे पास यूजुअली हार्मलेस है, ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रहता है, ठीक है, हम इसको बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं, वाइडली यूज्ड ऑर्गेनिज्म है E. coli। इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब इसकी मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके आगे एक पॉलीमर है, एक मैक्रोमोलिक्यूल का बहुत ज़्यादा लेयर है या उसका पेप्टाइड है, ये समझ लें बड़ा यूनिट है, और उससे बाहर एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम एनवेलप बोलेंगे, सारे स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके। तो आम इंसान की तरह या आम सेल की तरह सबसे पहले उसकी क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे बाहर उसकी क्या है, एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, और ये दोनों जो हैं वो क्या कर रही हैं, मतलब पूरे सेल के अंदर वाले मटेरियल को जो है वो इनक्लोज की हुई हैं। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास एक लेयर है पॉलीमर की जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, विच गिव्स द सेल इट्स शेप एंड द रिजिडिटी, ठीक है। हमने अभी बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया का यही देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास सेल वॉल होती है एंड दे हैव अ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, जबकि आर्किया का हमने ये देखा था कि दे हैव सेल वॉल बट देयर इज नो पेप्टिडोग्लाइकन। और यूकैरियोट्स के अंदर भी हमने देखा था कि मोस्टली यूकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं है, बट दे इफ हैव सेल वॉल देयर इज नो पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाते रहें तो जितना स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड करते हुए हमारा वो सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेल एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन उससे बाहर पड़ी हुई है, और उससे बाहर पड़ी हुई है एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बोलेगा, क्या कहलाएगा, सेल एनवेलप। इन आर्किया द रिजिडिटी इज कन्फर्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है, मैंने भी बताया कि देयर इज नो पॉलीपेप्टाइड। Plasma membrane of eubacteria consists of the thin bilayer of lipid molecules penetrated by the proteins। जो हमारा यूबैक्टीरिया है उसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो है, और उसके अंदर क्या है, थिन बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, और जैसे हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। दिस इज द सेल, आपका बैक्टीरियल सेल दिखाया हुआ है, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड है, ये फ्लैजेला लगे हुए हैं साथ, और ये उसने साइटोप्लाज्म दिखाया है। बेसिकली ये आगे हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो है ना, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से जो है ना ऑर्गेनेलिज को बता सकते हैं कि जी ये हैवी है और ये जो है वो डेंसिटी इसकी कम है, और कौन सी मॉलिक्यूल जो है वो किस ऑर्गेनेली का पार्ट था।
तो हम उसके लिए जो है उस एक प्रोसेस करते हैं सेंट्रीफ्यूज का, तो वो उसकी डायग्राम है ये। अगला है हमारे पास आर्कीबैक्टीरियम मेम्ब्रेन्स हैव द सिमिलर आर्किटेक्चर ऑल्दो देयर लिपिड्स डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का दोनों का डिफरेंस अभी मैंने बताया कि उनका आर्किटेक्चर बेशक सेम है, लेकिन फिर भी उनका जो डिफरेंस है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है और आर्की के अंदर नहीं है। न्यूक्लियाइड्स का है उसकी बात कि न्यूक्लियाइड जो होता है वो क्या होता है, सिंगल सेलुलर मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए और साइटोप्लाज्म कंटेन्स वन और मोर ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए कॉल्ड द प्लाज्मिड। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे एक टर्म है जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, वो है, और हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये दोनों डीएनए कंटेन की हुई ऑर्गेनेलीज हैं, या ये दोनों पोर्शंस या सेगमेंट्स ऑफ द सेल जो हैं और डीएनए को कंटेन किए हैं। तो फिर क्या है कि हमारे पास सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम न्यूक्लियाइड बोलेंगे, और स्मॉल सेगमेंट्स होंगे सर्कुलर डीएनए के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लीड, अच्छा जी, अब वो बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो इंडिविजुअल सेल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज हैं जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में रहती हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहती हैं, और कुछ जो होती हैं जो वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं सम सोशल बिहेवियर। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। कल इंशाल्लाह हमारा सेलुलर फंडामेंट जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ना है और जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।